अपराधी अपराध करने से पहले एक षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत वह काम भी करता है, लेकिन जब उसका काम सफल नहीं हो पाता तो उसी काम को दोहराने के लिए बार बार प्रयास भी करता है। अंत में उसका काम सफल भी हो जाता है, लेकिन वह सोच भी बैठता है कि हमारी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से बीतेगी। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेलीवाज चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जाना माना औद्योगिक शहर पड़ता है कानपुर। उसी के पास सेन पश्चिमी पारा थाना पड़ता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 4 नवंबर 2023 का दिन होता है। तो वही सुबह का टाइम होता है। उसी बीच उसी थाने से कुछ दूर पड़ता है स्वर्ण जयंती विहार पार्क। तो वहीं पर कुछ लोग मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ भीड़ भी लगी होती है। उसी भीड़ में देखा जाता है कि एक व्यक्ति वहाँ बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ पड़ा हुआ है। उसी में से एक व्यक्ति उस बाइक एक्सीडेंटियल वाले को पहचान भी लेता है कि असल में हम बाइकर वजह होते हैं या इसी इलाके के रहने वाले एक अध्यापक हैं राजेश गौतम, जिसकी उम्र होता है 30 से 31 साल के बीच होता है। तुरंत जो होता वह व्यक्ति उसी समय राजेश गौतम बड़े भाई ब्रह्मदीन गौतम पानियों निवासी के होते हैं, उनको फ़ोन करते हैं। तभी ब्रह्मदीन गौतम जैसे सुनते अपने भाई के बारे में, सुनने के बाद तुरंत इसकी सूचना जो होता है राजेश गौतम की जो पत्नी होती है उर्मिला गौतम, जिसकी उम्र होती है 29 साल के आसपास, उसी समय सूचना देते हैं। सूचना देने के बाद उर्मिला अपने दोनों बच्चों को लेती है और स्वर्ण जयंती विहार पार्क में पहुंच जाती है। देखती वहां पर उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। भीड़ जैसे ही लोगों को देखती है, देखने के बाद उर्मिला अंदर दाखिल देखती उसके पति जो है एक्सीडेंट हुए वहीं पड़े हुए हैं। उनके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका होता है। वहीं पर उर्मिला तुरंत ही चीख चिल्ला पड़ती है। चीख चिल्लाने पड़ने की वजह से लोग समझ जाते हैं कि असल में जो होते हैं राजेश की पत्नी यही उर्मिला है। उर्मिला को लगने लगता है कि अभी हमारे पति के अंदर थोड़ी बहुत जान बची है। तुरंत वहाँ लोगों से मिन्नतें करती है, और जब मिन्नतें करती उसी में से एक व्यक्ति होता है एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता है। एम्बुलेंस आता है। एम्बुलेंस आने के बाद जो होता है राजेश गौतम को अपने एम्बुलेंस में बैठाने के बाद परिवार सहित अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। और उसी बीच जब अस्पताल में डॉक्टर राजेश गौतम का इलाज कर रहे होते हैं तो राजेश गौतम को जो होता है उसी समय मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उसी में से जो डॉक्टर होते हैं अपने नज़दीकी पुलिस थाने सेन पश्चिम पारा फ़ोन कर देते हैं। वहाँ फ़ोन करने के बाद वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं राजेश कुमार सिंह खबर पाने के बाद सरकारी अस्पताल में पहुँचते हैं। वह भी उस व्यक्ति को देखते हैं। देखने के बाद उनको पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि इस व्यक्ति की मौत जो होता है काफ़ी ज़ोरदार किसी टक्कर की वजह से हो गई है। पुलिस वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं राजेश के परिवार वाले, उनसे पूछने लग जाते हैं कि यह सब कैसे हुआ। उसी में से उनका बड़ा भाई जो होता है ब्रह्मदीन कहने लग जाता कि साहब इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसके बारे में वहाँ पर घटना पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनको ज़रूर पता होगा। पुलिस तुरंत जो होती है अपनी टीम लेती है। अपनी टीम लेने के बाद स्वर्ण जयंती विहार पार्क घटनास्थल पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद घटनास्थल का दोबारा मुआयना कर लेते हैं। मुआयना करने के बाद वहाँ खड़े जो व्यक्ति होते हैं, एक पास दुकान भी होता है, उस दुकानदार से पुलिस पूछने लग जाती है क्या सब कैसे हुआ। दुकानदार जो होता कहने लग जाता है कि साहब असल में राजेश गौतम जो होते हैं एक यहीं प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक भी है, उनसे हमारी काफ़ी बैठती है। उनको हम सुबह जो होता है रोज़ देखते हैं, वह मॉर्निंग वॉक के लिए हर रोज़ इसी रास्ते से गुजरते रहते हैं। लेकिन आज सुबह ना जाने कैसे उनकी मूड हुई कि वह जल्दी जा रहे होते हैं, लेकिन पीछे एक कार आती है। कार काफ़ी ज़ोर से राजेश गौतम को पीछे से टक्कर मार देती है, और जब टक्कर मार देती है कार पीछे जाती है, जाने के बाद फरार हो जाती है। पुलिस जैसी आवाज़ सुनती है, सुनने के बाद तुरंत जो होता है उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर लेती है। करने के बाद पुलिस की टीम अपने थाने लौटाती है। थाने लौटाने के बाद पुलिस की टीम इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले राजेश गौतम के घर जाती है। और जब गौतम के घर जाती है तो वहाँ पर उसकी जो पत्नी होती है उर्मिला से पूछने लग जाती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका हो रहा है कि तुम्हारे पति के साथ ऐसा कौन कर सकता है। उर्मिला कहने लग जाती है कि साहब हमारे जो पति है ना सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, क्योंकि सुबह जब वह मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, आने के बाद अपने काम पे शिक्षक के लिए चले जाते हैं, और जब चले जाते शाम के टाइम लौटते हैं तो लौटने के बाद भी उनके पास टाइम नहीं बचता। ना बचने के जो कारण बनता है वह बचता है एक प्रोटीन डीलर का काम भी कर देते हैं।
और इसी में लाकर लोगों के साथ उनका उठना बैठना हो जाता था। लेकिन हाँ, हमें शंका हो रहा उनका हो सकता है किसी प्रॉपर्टी डीलिंग से उनका किसी व्यक्ति से लफड़ा हो सकता है। थाना प्रभारी जैसे उर्मिला की बात सुनने के बाद उनको थोड़ा बहुत तो शंका हो जाता है कि हो सकता है राजेश का किसी प्रॉपर्टी डीलर व्यक्ति के साथ उनका ज़रूर लफड़ा होगा। इसीलिए पुलिस उर्मिला की बात सुनती है। उर्मिला की बात सुनने के बाद उसी के ही तहरीर पर नामजद हत्या का मुकदमा आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है पोस्टमार्टम कराकर बॉडी जो होता है उर्मिला के घर परिवार वालों को सौंप देती है। उर्मिला के घर परिवार वाले बॉडी को अच्छे से दाह संस्कार कर देते हैं और जब दाह संस्कार करते हैं तो उसी दिन शाम का जब टाइम हो जाता है, शाम के टाइम में उर्मिला का ही अपना एक भतीजा होता है दीपक जो था उस समय घर में आया हुआ था। उसके पिता भी होते हैं ब्रह्मदीन, वहीं बैठे होते हैं। तभी जो होता है राजेश के बारे में लोग तरह तरह के घर में चर्चा कर रहे होते हैं। दीपक कहने लग जाता है कि अपने ही चाची से, चाची हमें ऐसे लग रहा ना कि चाचा के साथ किसी ने जातिया जुफरी निकाला है, उनको अपने ही रास्ते से हटाने की किसी ने षड्यंत्र रचा है। और जैसी आप बात उर्मिला सुनती है उसी समय अपने ही भतीजे के ऊपर भन्ना जाती है। वह कहने लग जाती है कि तुम्हारी जो सोच है ना काफ़ी गड़बड़ है, इसलिए हमें शंका है कहीं तुम्हारा तो हाथ नहीं है। लेकिन जैसे दीपक यह बात अपनी चाची सुनता है उसी समय भन्ना जाता है। कहने लग जाता है कि चाची आपकी यहाँ सोच जो होते ही कहाँ तक सीमित है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और इसी बात को लेकर दीपक और उर्मिला के बीच वहीं थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है। और जब कहासुनी हो जाती है तो दीपक जो होता है अपने पिता परमदीन को साथ लेता है। साथ लेने के बाद अपने घर चलाता है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का टाइम होता है, सुबह का टाइम, उसी बीच जो थी उर्मिला अपने बड़े बेटे को लेकर अपने नज़दीकी पुलिस थाने सेन पश्चिमी पारा पहुँच जाती है। और जब पहुंच जाती है तो वहाँ के थाना प्रभारी वहीं पर मौजूद होते हैं। उन्हीं के सामने कहने लग जाती है कि हमें साहब पूरी अब शंका हो रहा है कि हमारे भतीजे जो है दीपक और उसके जो पिता होते हैं ब्रह्मदीन, उन्हीं ने हमारे पति के साथ कुछ ना कुछ षड्यंत्र के तहत किया है। तभी पुलिस कहने लग जाती है आपको कैसे लग रहा है? कहने लग जाती कि साहब अब हमारे पति के पास ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थे। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हड़पने के लिए जो होता है बाप बेटे ने कोई ना कोई चाल चला हुआ। काफ़ी दिन से उनके मन में कुछ लालच तो बैठा हुआ था। इसी बात को लेकर कई बार उनसे लफड़े भी हुए थे। पुलिस जो थी उर्मिला की बात सुनती है। सुनने के बाद जो होता है दीपक के विरुद्ध जो होता है मुकदमा तो दर्ज कर लेती है। और लेकिन जैसे इसकी खबर जो होता है दीपक को पता चलता है, दीपक सुनता है तो सन्न सा रह जाता है कि आखिर हमारी साची जो होती है हमारे खिलाफ़ कैसी सोच रखती है। और इसी बिना पर दीपक अपने पिता ब्रह्मदीन को साथ लेता है। साथ लेने के बाद अपने ही थाने से पश्चिमी पारा पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद उनका इंस्पेक्टर होते हैं। उसी समय उनसे कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी जो चाची आपसे बता के गई है कि हमें अपने भतीजे और साथ में जो था उसके ही पिता ब्रह्मदीन के ऊपर पूरी शंका हो रहा, लेकिन साहब इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हमारा इतना जो होता है बस मनमुटाव था किसी प्रॉपर्टीज़ के लेकर, लेकिन हम इतना काम तो नहीं कर सकते कि किसी की जान भी ले सकें। पुलिस जो होती है अब ब्रह्मदीन की बात सुन लेती है और दीपक की बात सुन लेती है, उनकी बातों पर यकीन कर लेती है। यकीन करने के बाद पुलिस की टीम दोबारा घटनास्थल पर जाती है। कुछ टीमों को लेकर वहाँ परीक्षण करना शुरू कर देती है। वहाँ पर पास देखती है कि एक दुकान है, उसी दुकान के ऊपर एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में जब लेती है तो वीडियो जब देखना लग जाती है तो उसमें पता चल जाता है कि असल में सुबह का जब टाइम होता है, मॉर्निंग वॉक का वक्त होता है, तो उसी बीच राजेश गौतम काफ़ी तेज़ से जा रहे होते हैं। उन्हीं के पीछे एक कार आता है। कार आने के बाद उनको पीछे से काफ़ी ज़ोरदार टक्कर मार देता है, लेकिन फिर मोड़ ले लेता है। मोड़ लेने के बाद वह कार जाकर एक पेड़ में टकरा जाता है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद देखते हैं कि पीछे एक और वैगनार कार खड़ी हुई, उसी कार में जाकर वह व्यक्ति बैठ जाता है। और तभी जब व्यक्ति की पहचान उस फोटो की तरह किया जाता है, पता चलता वह व्यक्ति तो इसी इलाके का रहने वाला है। एक जो होता है बिल्डर का काम करता है जिसका नाम है सुमित कटेरिया। और जैसे पुलिस सुमित कटेरिया के बारे में जानती है, जानने के बाद पुलिस की टीम जाती है, सुमित कटेरिया के घर पहुंचती है। पता लगता है सुमित कटेरिया तो उस समय फरार है। लेकिन पुलिस जब उस गाड़ी के बारे में पूरी तहकीकात करती है, पता चलता सुमित कटेरिया का जो गाड़ी होता है असल में यह गाड़ी तो सुमित कटेरिया का है नहीं, यह फर्जी पे रजिस्टर पड़ा हुआ है। पुलिस जो होती है अब इसी शक के आधार पर जो होता है सबसे पहले उर्मिला का मोबाइल नंबर निकाल लेती है। जब CDR डिटेल निकालती है तो उसी CDR डिटेल में एक नंबर काफ़ी चौंकाने वाला आ जाता है। वह नंबर होता है उर्मिला का ही अपना कोयला नगर का एक नया प्लाट बन रहा था, जो अर्ध निर्माण प्लाट होता है, उसी का ठेकेदार होता है शैलेंद्र सोनकर के बारे में जैसे पुलिस पता पाती है, पाने के बाद पुलिस की टीम बिना देरी किए सबसे पहले उर्मिला के घर जाती है। आस पड़ोस के लोगों से पूछना लग जाती है कि आखिर में शैलेंद्र सोनकर है कौन। वहाँ के आस पड़ोस के लोग पुलिस के कानों में तुरंत ही भर देते हैं कि साहब असल में शैलेंद्र सोनकर है ना,
वह असल में उर्मिला के साथ उसी का अफेयर चल रहा। आए दिन उसी की बात को लेकर जो था राजेश के बीच आनाकानी चलता था। अब पुलिस को बस जैसे इतना सुराग मिलता तो बिना देर के पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले जाती है शैलेंद्र सोनकर और सुमित कोटेकर को अपने कस्टडी में लेने के लिए। और जब जाती है उनके घर पहुंचती है, दबिश देती है, पता लगता है शैलेंद्र सोनकर जो था अपने घर तो मौजूद है ही नहीं। पुलिस जो थी अब शंका का सुई जो होता है वह जाकर शैलेंद्र सोनकर और सुमित कोटेकर के ऊपर घुमा देती है, इनकी तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस काफ़ी मेहनत करती, खबरी को लगा देती कि जल्द से जल्द ये पुलिस के हत्थे ये दोनों चढ़ जाएं तो पुलिस के सामने पूरी सच्चाई निकल के आ जाएगी। पुलिस इसीलिए काफ़ी मेहनत भी करती है। तभी पुलिस जो होती है इनकी तलाशी करते करते लगभग 2 हफ्ते का दिन बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ धोते दोनों नहीं चढ़ पाते। तभी 29 नवंबर 2023 का दिन होता है। वही सुबह का लगभग 7 बजे आसपास का टाइम होता है। खबरी के द्वारा पता चलता है कि साहब वह तो इसी समय पटेल नगर जो चौक है ना, उसी पर सुमित और साथ में शैलेंद्र सोनकर दोनों एक भागने के फिराक में खड़े हुए हैं। और पुलिस जैसे पता पाती अपनी टीम के साथ पहुंचती तो देखती कि वहां पर एक महिला भी उन्हीं के बीच में खड़ी हुई है। वह महिला कोई और नहीं होती है, वह महिला राजेश की पत्नी होती है उर्मिला। पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि हो ना हो इन्हीं तीनों का हाथ अपने ही पति को हटाने में है। पुलिस बिना देर किए जाती है। जाने के बाद पुलिस की टीम उसी समय इनको धर दबोचती है और तीनों को थाने ले आती है। और सुमित और शैलेंद्र और साथ में उर्मिला से जब वही बारी बारी पूछताछ शुरू कर देते हैं तो उन्हीं के सामने सीडीआर डिटेल और कुछ लोकेशन निकाल के दिखा देते हैं। दिखाने के बाद पुलिस के सामने बिना देरी किए तीनों टूट जाते हैं। और जब टूट जाते हैं पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं सुनने के बाद पुलिस का तो कलेजा भी दहल जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जो ज़िला पड़ता है कानपुर, उसी के पास चकेरी इलाका पड़ता है और वहीं पर दिल्ली सुजानपुर पड़ता है, जो एक काफ़ी बड़ा सा प्लाट है। उसी प्लाट में काफ़ी ज़्यादा नए नए बिल्डिंग भी बन रहे होते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग की कीमत जो होती है लगभग करोड़ों की भाव में जाती है। वहाँ लोग खरीदने की तादाद में काफ़ी ज़्यादा आधा लगे रहते हैं। उसी में से एक व्यक्ति होता है जो वहीं का रहने वाले होते हैं, राजा राम गौतम, जिनके टोटल 3 बेटे भी होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है ब्रह्मदीन गौतम और दूसरे नंबर का जो होता है राजेश गौतम, जो सबसे छोटा होता है मोहन गौतम। तीनों बेटे जो होते हैं अपने अपने रास्ते पर अच्छी तरह से चल भी पड़ते हैं, उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बनने भी जाती है। तभी जो होता है राजेश गौतम उस समय अपनी पढ़ाई पूरी कर कर मौके पर जाकर एक प्राथमिक विद्यालय में नौकरी भी करना शुरू कर देता। और जब नौकरी करना शुरू कर देता तो उसी बीच उनके पिता को लगने लगता है कि राजेश गौतम अपने पैरों पर खड़ा हो गया, क्यों ना उसकी शादी कर दिया जाए। इसी बीच राजेश गौतम की शादी करने के लिए उसके पिता जो होता है चर्चा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन राजेश गौतम के लिए कोई मन मुताबिक रिश्ता नहीं मिलता। तभी राजेश गौतम अपने एक दोस्त होता है उसी के पास जाता, और जब जाता पता लगता है राजेश गौतम का जो दोस्त होता है उसकी तो शादी तय होने के लिए एक रिश्ता देखने जाना है। उसी समय राजेश गौतम उस दोस्त को साथ लेने के बाद बनारस जाता है। वह दोस्त जो होता है लड़की देखना शुरू कर देता है, तो वह लड़की कोई और नहीं होती है, वह होती है उर्मिला। उर्मिला जैसे ही अब राजेश के दोस्त को देखता तो एक बार देखने में उससे नज़र फेर लेती, क्योंकि उसके दोस्त जो होता है पूरे शरीर पर मौके पर एक छाया से पड़ा होता है। इसलिए उर्मिला जो होती है उस लड़की को पसंद करने से इनकार कर देती है। लेकिन बगल में बैठा होता है राजेश, और राजेश को जैसे उर्मिला देखती है, देखने के बाद तुरंत ही उसको पसंद कर लेती है। फिर राजेश जो होता है देखने में काफ़ी कटमिजाज का भी होता है। उर्मिला तुरंत ही उससे बातें करती है, अपने घर वालों से थोड़ी बहुत बातें कर लेती है। बातें करने के बाद उससे दोस्ती बना लेती है। वहीं बनाने के बाद उसका मोबाइल नंबर लेती है। अब इधर जो था उर्मिला और साथ में राजेश का दोनों पर फ़ोन पे आए दिन बात होना शुरू हो जाता है। और जब बात होना शुरू हो जाता है तो इसी बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। और इसी प्रेम प्रसंग के बारे में राजेश के घर परिवार वालों को पता चल जाता है। तभी राजेश के घर परिवार वाले जो होते हैं जून साल 2012 में जाकर इन दोनों की शादी काफ़ी तौर तरीके से कर देते हैं। करने के बाद जो होती है उर्मिला अपने पति जो होता है राजेश के साथ कर अपने घर रहना शुरू कर देती है। और जब रहने लगती है तो अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे तरीके बिताना शुरू कर देती है। वक्त बीतने लगता है, तभी उर्मिला और राजेश की ज़िंदगी का 1 साल बीत जाता है। इसी बीच राजेश और उर्मिला के बीच जो होते हैं एक बेटा होता है। और जैसे बेटा तो उनकी खुशियों का जो होता है कोई ठिकाना भी नहीं रहता। ना रहने के बाद इनकी ज़िंदगी जो होता है परिवार सहित अच्छे से बीतना शुरू हो जाता है। इसी बीच घर में थोड़े बहुत कला होना शुरू हो जाते हैं। तभी राजेश के पिता जो होते हैं तीनों की शादी कराकर तीनों को अलग अलग मकान दे देते हैं। अपने अपने प्लाट में तीनों जाकर रहना शुरू कर देते हैं। तीनों को लगभग करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ पड़ती है। और इसी प्रॉपर्टीज़ में जाकर अपनी पत्नियों के साथ तीनों अपनी ज़िंदगी बिताना भी शुरू कर देते हैं। और जब लगते हैं तो इसी बीच इनकी ज़िंदगी का लगभग 6 साल और बीत जाता है। तभी राजेश और उर्मिला के बीच
एक बेटा और हो जाता है। अब जब 2 बेटे हो जाते हैं तो राजेश की जो होता है खर्चा वर्चा उस समय बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब बढ़ने लगता है राजेश जो होता है उसी समय सोचता है क्यों ना जाकर हम अपने दोस्त के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें, और इससे काम करेंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। और इसी बदौलत जाकर अब राजेश अपने दोस्त से बात भी कर लेता है। जब बात कर लेता है उसी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग के काम भी करना शुरू कर देता है और करने भी लग जाता है और उसको काफ़ी मुनाफा दिखता है। तो इसी बीच जाकर अपने कुछ दोस्तों से मिलकर राजेश जाकर वहीं पर कोयला नगर के इलाके में एक प्लाट लेता है। और जब प्लाट लेता है तो वह प्लाट लेने के बाद अच्छे दामों से बेच लेता है, दोबारा प्लाट लेता है। ऐसे लेते लेते लगभग वहाँ पर 6-7 प्लाट ले लेता है। उन्हीं प्लाटों की कीमत जो था करोड़ों में हो जाती होने की वजह से राजेश अपनी ज़िंदगी को काफ़ी भाग्यवान समझना शुरू कर देता है। इधर जब सुबह के टाइम में राजेश जो होता है पढ़ाने के लिए निकल जाता, शाम के टाइम जब लौटता तो तुरंत ही प्रॉपर्टी डीलिंग की काम बटाने के लिए चला जाता। इधर जो होती रात के वक्त जो होता है उर्मिला अपने शारीरिक सुख से रात भर वंचित रह जाती। भले वह 2 बच्चों की माँ थी लेकिन उसकी ज़रूरत जो होती उसको कोस भी रही होती है। तभी इसी बीच जो होता है उर्मिला की मुलाकात उस समय ऐसे शख्स से हो जाता है जिस शख्स पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर जाता है। क्योंकि जहाँ पर राजेश ने प्लॉट ले रखा था उसी प्लॉट में राजेश का एक मन होता है कि उन्हें यहाँ पर एक आसान मकान बनाया जाए और ऐसा मकान बनाया जाए जो पूरे एरिया में सन्नाम हो जाए। और इसी राजेश वह कुछ बड़े लोगों से संपर्क करता है, कहीं अच्छा से ठेकेदार मिले ना, उसी के बदौलत जाकर अपना मकान बनवाया जा सके। तभी राजेश का एक दोस्त होता है सुमित कोटेकर, उसी से जाकर दोस्ती बनाता है। दोस्ती बनाने के बाद जो था उसी से बात करता है तो जो था सुमित वह जाकर एक ठेकेदार को पकड़ लेता है। वह कोई और नहीं होता है, वह होता है शैलेंद्र सोनकर। शैलेंद्र सोनकर से जाकर मिलता है। शैलेंद्र सोनकर तुरंत इस मकान बनाने का ठेका भी ले लेता है और जब ठेका ले लेता है उस मकान को बनाना शुरू कर देता है। और जब बनाने भी लगता है तो इसी बीच राजेश के घर भी आना जाना शुरू कर देता है। और जब आने जाने लगता है तो इसी बीच उसकी नज़र जो था उसकी खूबसूरत जो पत्नी होती है उर्मिला पर पड़ती है। उर्मिला पर पड़ने के बाद एक ही नज़र में शैलेंद्र जो था उर्मिला का दीवाना हो बैठता। उसी दिन से सोच लेता है कि उर्मिला को पाने के लिए अगर हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े तो उसके लिए पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। उर्मिला जैसे उधर अपने घर में अब शैलेंद्र को देखती वह भी एक नज़र में दीवाना हो बैठती है। अब दीवाना हो बैठने के बाद जैसे ही उर्मिला को अपने घर से मौका मिलने के बाद अपने ही उसी कोयला नगर के ही निर्माणाधीन जो होता है मकान में जाना शुरू कर देती है। और जब जाने लगती है इसी बीच उसकी दोस्ती जो होता है जाकर उसी ठेकेदार अब शैलेंद्र से हो जाता है, उसकी करीबी बना लेती है। दोनों के बीच धीरे धीरे मन में करीबियाँ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दोनों मोबाइल से बात करना भी शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। और जैसे ही शाम का टाइम हो जाता है दोनों बैठकर एक साथ गप्पे सप्पे मारना शुरू कर देते हैं। वक्त गुजरने लगता है। तभी घटना से मात्र 1 साल पहले वही शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जैसे ही उर्मिला अपने उसी निर्माणाधीन मकान में पहुंचती है तो वहां पर मौके पर ठेकेदार अकेला ही मौजूद होता है। शैलेंद्र जैसे ही उर्मिला को देखता अपने पास बैठा था उसी समय मीठी मीठी बातें करता है। उर्मिला बातें सुनती है, सुनने के बाद उसके मुँह मोड़ लेती है। मोड़ने के बाद जो था उसी समय उसके साथ मिलकर उसी जो होता है मकान में संबंध बना देती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है उर्मिला और साथ में शैलेंद्र दोनों का चलना शुरू हो जाता है, बेधड़क चलने लगता है। और जब भी शैलेंद्र का मन होता तो उर्मिला के घर आ जाता, उसके घर में संबंध बना देता। अब यह सिलसिला जो होता बेधड़क घर में भी चलने लगता, वहाँ निर्माणाधीन मकान में चलने लगता है। धीरे धीरे वक्त होता है इन दोनों के बीच ऐसे बीतने लगता है किसी को कोई पता भी नहीं चलता। लेकिन इसकी खबर जो होता है उस शैलेंद्र के लेबर वालों को पता भी चल जाता। और जब पता चलता है इसकी खानो खबर जाकर राजेश को भी पता चल जाता है। और राजेश को जब पता चलता है इसकी खबर आकर अपनी पत्नी से लेना शुरू कर देता है। उर्मिला से जब लेने लगता है तो उर्मिला उसी समय इस बात के स्वीकार कर जाती है कि ऐसा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बस उसका आना जाना हमारे घर है। लेकिन जो होता राजेश को अपनी पत्नी की बातों पर कतई विश्वास भी नहीं होता। ना होने की वजह से राजेश जाता है ठीके पर वहाँ जाकर आए दिन अब शराब पीकर जब भी आता तो अपनी पत्नी सुमित का नाम लेकर पिटाई भी कर देता। और पिटाई का जो सिलसिला होता है अपनी पत्नी के साथ राजेश चलाना शुरू कर देता है। जब भी मन करता है, जब उसको विश्वास नहीं होता तो इसी बात को लेकर आकर अपनी पत्नी को काफ़ी ज़ोरों से बेधड़क करके बातें करता। पहले तो पिटाई कर लेता, इसके बाद यह सिलसिला अब बेधड़क चलना भी शुरू हो जाता है। तभी इसी बात को लेकर जो था उर्मिला के मन में खुन्नस से बैठ जाती है कि आखिर हमारे प्यार के बीच जो था अरोड़ा खुद हमारे पति ही बन रहा है। इसीलिए तुरंत ही वह ठान लेती है कि उन्हें अपने पति को अपने रास्ते से हटा दिया जाए, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी शैलेंद्र के साथ काफ़ी अच्छे से बीतेगी। और यही बात जाकर अब उर्मिला शैलेंद्र से कहती है। शैलेंद्र जैसे सुनता उसी समय उसका जो पति होता है राजेश गौतम को उसी समय उसके रास्ते से हटाने के लिए निर्णय ले बैठता है। तभी जो था शैलेंद्र अपने दोस्त जो था सुमित के पास जाता है। सुमित के पास जाने को उससे कहने लग जाता है दोस्त तुम्हें हमारा एक काम करना है। हमारे ही जो मकान के मालिक हैं
राजेश गौतम को हमारे रास्ते से हटाना पड़ेगा। और जैसे यह बात सुमित सुनने के बाद जो होता है शैलेंद्र से कुछ पैसे की मांग करता है। वह पैसे जो होता है उस समय कुछ एडवांस के तौर पर दे देता है और सुमित जैसे पाता उसी समय दो व्यक्तियों को हायर करता है जो उसके दोस्त होते हैं। दोनों व्यक्तियों को हायर करने के बाद उनको पूरी तरह से प्लान की जानकारी देता है। उनको बता देता है कि आखिर में राजेश सुबह सुबह हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और कब अपने स्कूल के लिए जाते हैं। दोनों दोस्त को जैसे ही पता चलता है उसी समय इस प्लान को कामयाब करने के लिए अच्छे से समय का इंतज़ार करते हैं। तभी 4 नवंबर 2023 का दिन होता है। सुबह सुबह का टाइम होता है। जैसे ही राजेश गौतम अपने घर से निकलते हैं तो उसी समय उर्मिला शैलेंद्र के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती है कि वह तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए हैं। और जैसे ही शैलेंद्र इस बात को सुनता सुमित को फ़ोन कर देता। सुमित जो था दोनों दोस्तों को हायर कर देता है। अब दोनों दोस्त जाते हैं स्वर्ण जयंती बिहार पार्क में, अपनी कार लेकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर खड़े होकर राजेश गौतम का इंतज़ार करते हैं। राजेश गौतम जैसे ही मॉर्निंग वॉक के लिए उस समय टहलना शुरू कर देते हैं तो पीछे पीछे कार लेकर दोनों लग जाते हैं। और कार लेकर लग जाते हैं, जैसे देखते हैं साइड में जा रहे हैं तो ज़ोरों से वहीं पर कार दौड़ाकर उसी समय राजेश गौतम के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिस वजह से राजेश गौतम वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं। लेकिन दोबारा यू टर्न लेकर दोनों व्यक्ति चढ़ाने के बाद जब समझ जाते हैं कि राजेश गौतम इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं तो दोनों व्यक्ति जो थे उस समय फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई निकल के आती है। आने के बाद पुलिस की टीम बिना देरी किए होता है सुमित के दोनों दोस्तों को अपनी कस्टडी में लेती है। लेने के बाद पुलिस की टीम इन पांचों को ले जाकर वहां की कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन पांचों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।